हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी का एक और क्लास दिया था जो 2016 के प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। लेकिन ये पेपर जो है ये सेकेंड लेवल के यानी कि 6 to 8 यूपी टेट एग्जाम का चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पिछले पेपर्स को भी वॉच ज़रूर करना चाहिए। उनको एक बार समझना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। इसी बेस पर आप अपनी अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम में सफल बने। ठीक है, तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो थर्नडाइक जो साइंटिस्ट रहे हैं वो व्यवहारवादी रहे हैं, तो इसी बेस पर उनका जो सिद्धांत होगा वो व्यवहारात्मक सिद्धांत होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब इस सिद्धांत में क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन, यानी कि उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन हो गया स्टिमुलस। जब कोई स्टिमुलस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके सामने रखा जाता है, तो उसके प्रति वह अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन से हो जाता है और व्यक्ति सीख जाता है। ये क्या था? ये था थर्नडाइक का सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक या सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो ये वक्र क्या होते हैं? वक्र होते हैं ग्राफ, जो हमें दर्शाते हैं कि कितने समय में कितनी प्रगति हुई है। समय के साथ साथ प्रगति बढ़ी है या समय के साथ साथ प्रगति घटी है, ये हमें बताते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम वक्र यानी कि ग्राफ। तो ये हमें बताते हैं प्रगति के सूचक। ये होते हैं प्रगति को हमें दर्शाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सीखने के वक्र सूचक होते हैं प्रगति के। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर लर्ड और मिलर, बंडूरा और वाल्टर, कार्ल रोजर्स या यंग। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया गया है वो बंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, नैतिकता। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिरर ड्राइंग परीक्षण। ये मिरर ड्राइंग परीक्षण क्या है? इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। इसका ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये मिरर ड्राइंग परीक्षण का ऑपरेटस समझ लीजिए। ऑपरेटस है ये, उसकी मशीन है जिसके द्वारा ये परीक्षण होता है। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता को कहा जाता है कि एक पैटर्न दिया होता है, इस पैटर्न को मिरर में देखकर ड्रॉ करना है। पैटर्न स्टार इसमें बना रहता है और इस स्टार को आपने मिरर में देखकर बनाना होता है और एक बॉर्डर लाइन दे रखी होती है। इस बॉर्डर लाइन को बिना टच किए जहाँ जहाँ आपका ये टच होगा वहाँ वहाँ पॉइंट्स कम होते जाते हैं और इसी तरह से आपका ये अधिगम का परीक्षण होता है कि आपने कितना याद रखा है। इसका जो ये मिरर ड्राइंग परीक्षण है तो ये संबंधित है अधिगम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। इसके ऑप्शन दिए हैं, माध्यिका, प्रसार क्षेत्र,
औसत विचलन या मानक विचलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माध्यिका, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। कुछ टेस्ट दिए हैं जिसमें से 3 एक से हैं और एक अलग है। एक जो अलग है हमें उसको चिन्हित करना है। ऑप्शन दिया है PF16 PF टेस्ट, T8T टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रा अ मैन टेस्ट। इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों टेस्ट व्यक्तित्व से संबंधित टेस्ट हैं। व्यक्तित्व से संबंधित टेस्ट हैं और इसका ये जो टेस्ट है ड्रा अ मैन टेस्ट, ये है हमारा बुद्धि से संबंधित टेस्ट। बुद्धि से संबंधित टेस्ट है ये। और इस टेस्ट का आविष्कार जो किया था वो क्या था, गुड एनएफ ने। गुड एनएफ ने, एनएफ ने। ठीक है, ड्रा अ मैन टेस्ट का आविष्कार किया था गुड एनएफ ने। इसका अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का प्रतिपादक थे। प्रत्यय के प्रतिपादक थे विकासात्मक कार्य के। विकासात्मक कार्य पर किस वैज्ञानिक ने कार्य किया। इसके ऑप्शन दिए हैं हैविगर्स्ट, हॉलिंगवर्थ या जीन पियाजे या हल। इसमें से किस वैज्ञानिक ने विकासात्मक कार्य पर अपना प्रत्यय दिए हैं। तो इसके जो वैज्ञानिक हैं हैविगर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इन्होंने विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है और इन्होंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रारंभिक वयस्क अवस्था के लिए विकासात्मक पाठ तैयार किए थे, जिससे शिक्षकों तथा अभिभावकों को बालकों के मार्गदर्शन में पर्याप्त सहायता मिलती है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन दिया है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं टॉरेंस, मैरीफील्ड, कॉल एंड ब्रूस या कैंट। तो इसका सही आंसर होगा ये सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन का जो परीक्षण किया था वो क्या था, टॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। टॉरेंस के मुताबिक इस परीक्षण में सृजनात्मकता के तीनों तत्व कौन कौन से तत्व हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और फ्लुएंसी का मापन होता है। और इस परीक्षण में किंडरगार्टन अवस्था से वयस्क अवस्था तक के बालक सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में किन का परीक्षण किया जाता है। तो ये होते हैं किंडरगार्टन यानी कि बाल्य अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक के बालकों का परीक्षण किया जाता है। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। प्राथमिक नियम कहा जाता है प्रभाव के नियम को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका जो अभिवृत्ति का नियम है, समानता का नियम है और ये सहचारी का नियम, ये कहलाते हैं सहायक नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में किस में अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? उद्धर्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं प्रयोगीकरण, केस अध्ययन, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सर्वेक्षण इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। सर्वेक्षण शब्द का आशय होता है खोज, अवलोकन, ठीक है। इसका अर्थ होता है खोज करना। खोज, सर्वेक्षण का अर्थ होता है खोज करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। तो इसको क्या कहा जाता है? होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का अंतरण कहते हैं। एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का अंतरण कहते हैं। अब ये अधिगम के जो अंतरण होता है ये भी हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक और शून्य। ये 3 प्रकार के इसके अंतरण होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? इसके ऑप्शन दिए हैं उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण बताए गए हैं, जिसका पहला चरण होता है तैयारी करना, यानी कि उपक्रम जो है इसका पहला चरण होगा। और फिर दूसरा, ये है पहला चरण, और फिर दूसरा चरण है इसका ऊष्मा देना। तीसरा चरण में आता है इसका स्पष्टता। चौथे चरण में आता है इसका सत्यता। ये इसके 4 चरण बताए हैं। किसने बताए हैं? जी वाल्स ने सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण बताए हैं। और 4 चरण हैं, पहला है उपक्रम, दूसरा है ऊष्मा देना, तीसरा है स्पष्टता और चौथा है सत्यता। ये है सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण। इसका पहला चरण पूछा गया था, तो पहला चरण है हमारा उपक्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, यानी कि ये परिभाषा किसने दी है आपसे पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन दिए हैं एस फ्रायड, M.L. मन या G.W. आलपोर्ड और ऑप्शन 4 दिया है J.E. डेशिल। तो इसका सही आंसर होगा, ये जो परिभाषा दी गई है व्यक्तित्व संबंधी, ये दी है आलपोर्ड ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। सीखने में पलायन आधारित होता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन ये व्यवहार पर आधारित है।
नकारात्मक पलायन पर आधारित होता है और जब कोई व्यक्ति किसी कठिन कार्य या मांग से बचने के लिए पलायन करता है तो इससे वह मांग समाप्त हो जाती है। तो व्यक्ति ये सीख जाता है कि ऐसा व्यवहार करने से उसे राहत मिलती है, जिससे उस व्यवहार को दोबारा होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं सीखने में पलायन। ये होता है नकारात्मक पुनर्बलन पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं व्याकरण, अर्थ विज्ञान या स्वर विज्ञान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर होगा स्वर विज्ञान। भाषा का वे घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना, उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे कहते हैं स्वर ज्ञान। इसका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। वुड टू वर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। स्मृति किसके बारे में बात हो रही है? स्मृति के बारे में बात हो रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्मृति के आयाम क्या क्या हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं पुनः स्मरण, धारण, पहचानना या तर्क करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 तर्क करना स्मृति से संबंधित नहीं है। तर्क करना स्मृति से संबंधित नहीं होता है। अब इसमें जो पुनः स्मरण है, धारण है और ये पहचान करना है, ये सभी पुनः स्मरण, धारण और पहचान करना, ये सभी स्मृति से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा, जो कि इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो स्मृति से संबंधित नहीं है तर्क करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 18। क्वेश्चन नंबर 18 TAT द्वारा बनाया गया था, यानी कि किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इसमें साइंटिस्ट के नाम दिए हैं आल्पोर्ट, रोरशा, मैस्लो या मरे। ये टेस्ट TAT टेस्ट किसने बनाया था? TAT का पूरा नाम होता है थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, इसका निर्माण मरे ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही आंसर होगा। इन्होंने इस टेस्ट का निर्माण किया था और इसका निर्माण इन्होंने किया था 1935 में। 1935 में इन्होंने इस TAT टेस्ट का निर्माण किया था और इसके बाद 1938 में इस टेस्ट में कुछ संशोधन किए गए थे और ये संशोधन मार्गन के साथ संयुक्त रूप से किए गए। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बड़ा आना कहलाता है। बड़ा आना लिखा है, ये बड़ा नहीं आएगा, यहाँ आएगा बाधा आना। बाधा आना, बाधा आना कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिप्रेरण, संवेग, कुंठा या आक्रामकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुंठा कहलाता है। किसी भी लक्ष्य निर्धारित व्यवहार को जब हम रुक जाता है, उसमें कोई बाधा आ जाती है, तो वे कहलाती है कुंठा। इसका अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन दिए हैं आनुवंशिकता, वातावरण, समाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिकता। आँख का रंग हुआ या स्किन का रंग हुआ या कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है, वे आनुवंशिकता के कारण ही ट्रांसफ़र होती है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु किसके मापन से
संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं इसके, व्यक्तित्व से, रुचि से, बुद्धि या अवधान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि से। बुद्धि से संबंधित है आधार आयु। और 1912 में 1912 में विलियम ईस्टर्न द्वारा आधार आयु का संप्रत्यय दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? विलियम ईस्टर्न के द्वारा। विलियम ईस्टर्न के द्वारा। विलियम ईस्टर्न के द्वारा ये आधार आयु का संप्रत्यय दिया गया था और ये बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन दिए हैं, उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतर या प्रक्रिया निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विस्थापन। विस्थापन इसका सही आंसर होगा। जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की प्रति विचार या भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ होने पर, किसी भी व्यक्ति से भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ होने पर किंतु अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति को माध्यम बनाकर अपनी दबी हुई कुंठित भावनाओं तथा आक्रोश को निकालने की युक्ति क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। अपनी भावनाओं को वो बच्चा क्लास में तो नहीं निकाल पाया, घर आकर उसने दूसरे व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाला, तो वह कहलाता है विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलर। कौन है संबंधित? इसका ऑप्शन नंबर 4, कोहलर, इसका सही आंसर होगा। गेस्टाल्टवादी कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं और कोहलर सीखने के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इरोस शब्द संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं इसके, मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इसका सही आंसर होगा, इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत के द्वारा। किस सिद्धांत के द्वारा अहम निर्देशित होता है? तो व्यक्तित्व के संरचनात्मक मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अहम। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये एक ही शब्द है। कोलिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दी जाए। ये सुई का मतलब है इंजेक्शन दे दिया जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? इसके ऑप्शन दिए हैं, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो ये जो कोलिस्टोकाइनिन एक हार्मोन जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये इसका अगर हम इंजेक्शन किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो उसकी भूख और प्यास में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ये है एक पेप्टाइड हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन है ये, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है। और इसके सेवन कर इसका
सेवन करने से यानी कि इस इंजेक्शन को लगाने से ये हार्मोन वसा और प्रोटीन के पाचन को बढ़ा देता है, जिससे भूख और प्यास ज़्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, लास्ट आपके प्राइमरी सेक्शन में भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन देखिए इसका जूनियर में भी पूछा गया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वास्तविक आयु है ना, वास्तविक आयु बच्चे की दी हुई है 16 और आईक्यू लेवल अंक जो आया है इसका आईक्यू निकल कर आया है इसका 75 और उसकी मानसिक आयु बच्चे की पूछी जा रही है। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मानसिक आयु 70। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपके आसानी के लिए, आईक्यू, और यहाँ मानसिक आयु हमें निकालनी है। वास्तविक आयु हमें 16 दे रखी है और इनटू में है 100। आईक्यू की प्लेस पर हम लिखेंगे 75 इज इक्वल्स टू बी x अपॉन 16 इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 4 से कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 25 3 ज़ा 75। अब आ जाएगा हमारा x इज इक्वल 4 इंटू 3, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर 12 वर्ष, उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है मस्तिष्क, सभी अंग, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। वीडियो का लास्ट चल रहा है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मनोग्रसित बाध्यता विकृति 1 क्या है, समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है या काया प्ररूप विकृति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मनोग्रसित बाध्यता। तो इसका सही आंसर होगा चिंता विकृति। मनोग्रसिति बाध्यता की जो विकृति होती है वह चिंता विकृति होती है। इस विकृति से ग्रसित व्यक्ति अचानक घबरा जाता है, वह अपराध बोध से ग्रस्त, आशंकित या चिंतित रहता है। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो का एकदम लास्ट क्वेश्चन है 30। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया। सामूहिक अचेतन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? सामूहिक इसके ऑप्शंस दिए हैं स्किनर, पावलोव, फ्रायड या युंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया था और इसमें इन्होंने बताया कि ये एक साझा है, विरासत में मिली हुई मानसिक संरचना है जो सभी मनुष्यों के लिए समान है और इसमें पूर्वजों के अनुभव और प्रतीक शामिल होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें 30 यूपी टेट के 2016 के जूनियर के पेपर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, आपको वहाँ इस क्लास की PDF दे दी जाएगी।